हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है रविंद्र। केआईटी के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, इतिहास की कड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे गुप्त वंश। गुप्त वंश जो कि प्राचीन काल में काफ़ी प्रसिद्ध है आ, अपने शासन काल की वजह से, या इसको हम लोग गोल्डन पीरियड भी कहते हैं। ठीक, प्राचीन काल का गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है गुप्त साम्राज्य को। गुप्त साम्राज्य से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे गुप्त वंश पे। तो आइए देखते हैं गुप्त साम्राज्य। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य। ठीक, देखिए गुप्त साम्राज्य का उदय, जो इसका उदय था, कब हुआ था? तीसरी शताब्दी में, तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग में। ठीक, जो प्रयागराज, इलाहाबाद, पहले नाम था इलाहाबाद, अब इसका नाम प्रयागराज है। तो प्रयाग के निकट कौशाम्बी एक डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि जिला है, जो वर्तमान में प्रयाग के बगल में, प्रयाग के निकट क्या है? कौशाम्बी एक डिस्ट्रिक्ट है आज वर्तमान में। तो प्रयाग के निकट कौशाम्बी में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ था। कब हुआ था? तीसरी शताब्दी के अंत में हुआ था। ठीक, गुप्त वंश का देखिए, किसी भी वंश का फाउंडर जरूर पूछता है। ठीक, तो गुप्त वंश का फाउंडर यानी कि संस्थापक कौन था? ये थे श्रीगुप्त थे। ठीक, श्रीगुप्त थे। जिसका कार्यकाल, उनका कार्यकाल क्या था? उनका टाइम पीरियड 280 240 ईसा पूर्व से 280 ईस्वी तक, सॉरी 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक था। ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी तक था। ठीक, इसका उत्तराधिकारी, मतलब कि श्रीगुप्त का जो उत्तराधिकारी था वो कौन थे? घटोत्कच थे। ठीक, श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी जो थे, उनके पुत्र कौन थे? घटोत्कच, जिनका कार्यकाल था 280 ईस्वी से 320 ईस्वी तक। ठीक, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। जो गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक था या सबसे महान सम्राट था, कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए, आप लोग कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त प्रथम में। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक और एक महान राजा था। ठीक, इनका सिर्फ आपको मिलेगा चंद्रगुप्त। गुप्त वंश का प्रथम महान, महान कई राजा इसमें हुए हैं, तो प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम थे। यह 320 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठे। ठीक, 320 ईसा ईस्वी में गद्दी पर बैठे हैं। यह डेट आप लोग को याद रखना है कि चंद्रगुप्त जो थे 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं। ठीक, और गुप्त वंश का, इन्हीं को गुप्त वंश का जो है वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि श्रीगुप्त जो थे फाउंडर इनके थे। तो उनके समय में जो गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पे, मतलब बॉटम टू टॉप तक नहीं पहुंच चुका था, बट चंद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का काफी विस्तार किया। ठीक, तो इनको क्या कहते हैं हम लोग? वास्तविक, मतलब रियल में वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज, देखिए महाराजा धीराज जो एक राजा, बहुत बड़ा राजा हो जाता था, बहुत बहुत प्रतापी राजा, वही टाइटल लगाता था अपना। ठीक, तो इनका भी, चंद्रगुप्त प्रथम ने भी महाराजा धीराज की उपाधि, जो इनकी मेन उपाधि थी, महाराजा धीराज की थी। ठीक, कि राजाओं में धीराज है, महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण किए थे। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत, इन्होंने अपने नाम से एक गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी चलाया। गुप्त संवत पूछ देता है कि गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी तक गुप्त संवत चलाया। किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने, जिन्होंने महान राजा धीराज की उपाधि भी ग्रहण की थी। ठीक, अब इनका उत्तराधिकारी, यानी कि चंद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी था, कौन हुआ? समुद्रगुप्त हुए। ठीक, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी हुए, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 राजाओं, आर्यावर्त के 9 राजा तथा दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को पराजित किया। ठीक, आर्यावर्त के 9 राजाओं को और दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को पराजित किया। इसलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, ये बार बार पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक, तो भारत का नेपोलियन, एक यहां से हमको क्वेश्चन मिलता है, एक फैक्ट, कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त की उपाधि क्या थी? अश्वमेघ कर्ता। मैंने बताया था पिछली क्लास में आप लोगों को कि अश्वमेघ यज्ञ बहुत प्रतिष्ठित यज्ञ हुआ करता था, मतलब कि अपना प्रतापी राजा अपने आप को सिद्ध करने के लिए।
ठीक, कि राजाओं में सर्वश्रेष्ठ, तो उसको अश्वमेध यज्ञ करना होता था। तो समुद्रगुप्त की उपाधि क्या थी? अश्वमेध कर्ता। इन्होंने कई सारे अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो अश्वमेध कर्ता, कविराज, कविताएं भी लिखते थे, विक्रमक, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। ठीक, ये इनको तीन उपाधियां इनकी थी, अश्वमेध कर्ता, कविराज और विक्रमक। समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे, जो उनके दरबार में रहते थे, कौन थे? हरिसेन थे। ठीक, हरिसेन, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। अब पूछता है कि इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने की? तो हरिसेन थे। हरिसेन को कहाँ रहते थे? समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, मतलब कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ठीक, समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। जैसे आप देखेंगे आपकी वो कविताएं भी लिखते थे। ठीक, तो समुद्रगुप्त कविताओं के साथ साथ संगीत प्रेमी भी थे। इनके सिक्कों पर इनका बीड़ा बजाते हुए चित्रांकन मिला है, चित्र मिला है बीड़ा बजाते हुए। ठीक, इनके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए चित्र दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी, अब समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय थे। ठीक, आपको याद रखना है कि समुद्रगुप्त के जो उत्तराधिकारी हुए, देखिए जो क्रम से कि किसके कौन उत्तराधिकारी थे, तो वो आपको एक सीक्वेंस में याद करना है। तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जो 380 ईस्वी में क्या गद्दी पर बैठे, राजा बने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या की? विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी, धारण की थी, विक्रमादित्य। इसलिए इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। अब देखिए चंद्रगुप्त आपको कई मिल गए, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के, चंद्रगुप्त इसमें, ठीक, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं, क्योंकि उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य काफी कंफ्यूजन करने वाला टॉपिक है, बट अब सीक्वेंस से अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखेंगे या नोट्स बना लेंगे, तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक, तो चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे, उनको ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है, क्योंकि इनके समय में, मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में चीनी बौद्ध यात्री जो फाहियान थे, भारत आए थे। फाहियान ह्वेनसांग का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। तो जो चीनी बौद्ध यात्री थे फाहियान, किसके समय में इंडिया में आए, भारत में आए? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ही शासनकाल के समय में वो भारत में आए थे, फाहियान। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जब शकों पर विजय प्राप्त करते हैं युद्ध करके, तो उसी के उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी के सिक्के चलाते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, मतलब कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चाहे या चंद्रगुप्त द्वितीय, कभी अगर चंद्रगुप्त द्वितीय नाम दे या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नाम दे, तो नाम एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आर्यभट्ट, धनवंतरी, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर आज जैसे विद्वान रहते। देखिए ये सब काफी फेमस विद्वान है, मतलब कि आर्यभट्ट, धनवंतरी जो मेडिकल साइंस के, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, ये बहुत बड़े बड़े विद्वान थे। किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी क्या है? सूर्य के चारों ओर घूमती है, उसका चक्कर लगाती है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? कुमारगुप्त था। देखिए अब यहां से चेंज हो गए। चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी कौन थे? कुमारगुप्त। इनको गोविंद गुप्त भी कहते हैं, जिसका कार्यकाल कितना था? 415 ईस्वी से 454 ईस्वी तक। कुमारगुप्त की मुद्रा मयूर आकृति की थी, मयूर। यहां से आप लोग को ध्यान रखता है कि कुमारगुप्त की जो मुद्रा थी किस आकार की थी? मयूर आकार की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। ठीक, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। अब नालंदा विश्वविद्यालय आप लोगों को याद रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय किसने, कौन इसके फाउंडर थे, स्थापना कौन किए थे? कुमारगुप्त। ठीक, कुमारगुप्त थे। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। देखिए
इस विश्वविद्यालय को, जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इसको क्या कहते हैं? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। मतलब भी बौद्ध धर्म में मैंने बताया था कि हीन और महायान दो पार्टों में बौद्ध धर्म डिवाइड हो गया, तो उसके बाद में तो कई पार्टों में डिवाइड हो गया, मगर मेन रूप से दो पार्टों में बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के मरने के बाद जब चौथी बौद्ध संगीति हुई, उसके बाद हीनयान और महायान में डिवाइड हो गया। तो इसमें विशेष रूप से नालंदा विश्वविद्यालय में महायान मतलब हीनयान के भी, मगर विशेष रूप से महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। ठीक, इसीलिए क्या कहते हैं इसको? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। मतलब कि नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है विश्वविद्यालय को। कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? स्कंद गुप्त। देखिए, कुमार गुप्त के उत्तराधिकारी कौन थे? स्कंद गुप्त थे। इनका कार्यकाल कितना था? टाइम पीरियड 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक। हुड़ों का आक्रमण, हुड़ों को जो हुड़ थे, हुड़ों का आक्रमण किसके समय में हुआ था? स्कंद गुप्त के काल में ही हुआ था। जो हुड़ आक्रमण किए थे उसमें किसका शासन था भारत पे? स्कंद गुप्त का शासन था। ठीक, हुड़ों का आक्रमण स्कंद गुप्त के काल में हुआ था। जूनागढ़ अभिलेख बहुत फेमस है। जूनागढ़ अभिलेख में हुड़ों को मलेच्छ कहा गया है। जो जूनागढ़ अभिलेख, उसमें हुड़ों को क्या कहा गया है? मलेच्छ कहा गया है। हुड़ों का महत्वपूर्ण शासक तोरमाड़ था। जो हुड़ों का महत्वपूर्ण शासक था, प्रतापी राजा था, वो तोरमाड़ था। स्कंद गुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। ठीक, स्कंद गुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील पूछता है आपको, सुदर्शन झील के बारे में। ये गुजरात में पड़ता है गिरनार। सुदर्शन झील कहाँ है? गिरनार कहाँ है? गुजरात में है। ठीक, तो स्कंद गुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनः उद्धार करो, बना नहीं, पुनः उद्धार पहले से बना था, तो पुनः उद्धार कराओ या सुदर्शन झील का। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। ठीक, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। गुप्त काल में पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। जो पुलिस डिपार्टमेंट था, पुलिस विभाग था, गुप्त काल में पुलिस विभाग के साधारण मतलब छोटे रैंक के ऑफिसर को, साधारण कर्मचारियों को क्या कहते थे? चाट एवं भाट कहा जाता था। तथा बड़े अधिकारियों को दंड पासिक कहा जाता था। बड़े अधिकारियों को क्या कहते थे? दंड पासिक कहते थे। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग, सिंचाई के लिए क्या था? सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ठीक, गुप्त काल में उज्जैन क्या था? सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी किए। देखिए, सर्वाधिक गोल्ड क्वाइन, गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी किए, जिसे दिनार कहा जाता था। जो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राएं जारी होती थी उसे क्या कहते हैं? दिनार कहते हैं। ठीक, उसे दिनार कहा जाता था। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयक, ये एग्जाम में पूछ लेता है कि सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में दिनार कहा जाता था। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रुपयक कहा जाता था, रुपयक या रूपक। ठीक, पहली बार सती होने का प्रमाण, सती समझते हैं ना, जिसका पति मर गया हो तो उसको आग में जिंदा जलाया जाता था, उसको सती कहते थे। बहुत ही खराब प्रथा थी। जो पहली बार सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में, देखिए पहली, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लाइन है, पहली बार सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से मिलता है। पहली बार अगर भारत में सती होने का कहीं से एविडेंस मिलता है, साक्ष्य मिलता है, तो कहाँ मिलता है? 510 ईस्वी में जो भानुगुप्त का एरड़ अभिलेख है उसमें मिलता है। ठीक, गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। जो गुप्त सम्राट किसके अनुयायी थे? वैष्णव धर्म को फॉलो करते थे, वैष्णव धर्म को मानते थे। तो गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गरुड़ गुप्त का राज्य चिन्ह, जो गरुड़ था वो गुप्त वंश का राज्य चिन्ह था। ठीक, गरुड़, एक गरुड़ जो है ये गुप्त वंश का राज्य चिन्ह था। ठीक, गरुड़ गुप्त वंश का राज्य चिन्ह था। गुप्त काल में वस्त्र उद्योग सबसे महत्वपूर्ण था। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। देखिए, अजंता एलोरा आपने सुना होगा, अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। ठीक, ये
29 गुफाएं थी, 29 कितनी 29 गुफाएं थी, परंतु वर्तमान में 6 ही बची हैं। ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। ठीक, जो अजंता की गुफा है वो पहले बनी थी 29, अब कितनी बची 6। ये महायान बौद्ध धर्म के महायान शाखा से रिलेटेड है, संबंधित है। बाघ की गुफा का निर्माण, देखिए बाघ की गुफा का निर्माण भी गुप्त काल में हुआ था। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी? संस्कृत थी। जो गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी? संस्कृत थी। गुप्त काल में दास प्रथा भी प्रचलित थी। गुप्त काल में क्या थी? दास प्रथा भी थी। संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि कालिदास का नाम बहुत सुना होगा आप लोगों ने। ठीक, तो संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि या विद्वान कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी उनका टाइटल था, ठीक, उपाधि। तो जो संस्कृत के प्रसिद्ध कवि और विद्वान कालिदास किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। जो मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत फेमस बुक है। तो कालिदास के द्वारा रचित जो अभिज्ञान शाकुंतलम है प्रथम भारतीय रचना है, माना जाता है इसको प्रथम भारतीय रचना है, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ है। यूरोपीय भाषाओं में भी अभिज्ञान शाकुंतलम का ट्रांसलेट अनुवाद हुआ है। इसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ है। सांस्कृतिक उपलब्धि के कारण गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। देखिए सांस्कृतिक, यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा, सांस्कृतिक उपलब्धि के कारण गुप्त काल को भारत के इतिहास का क्या कहते हैं? स्वर्ण युग, गोल्डन पीरियड कहते हैं। ठीक, तो सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण जो गुप्त साम्राज्य को या गुप्त वंश को तो क्या कहते हैं? भारत का स्वर्ण युग, भारत के इतिहास का स्वर्ण युग, गोल्डन पीरियड, भारत के इतिहास का स्वर्ण युग, मतलब गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। ये क्या है कि भारत के इतिहास का स्वर्ण युग क्या था? गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश था। तो ठीक है साथियों, आज हम लोग ने पढ़ा गुप्त वंश, जो कि देखेंगे कि गुप्त वंश में आपने पढ़ा कि काफी सारे विद्वानों के नाम मतलब कि गुप्त वंश से संबंधित थे, गुप्त वंश के राजाओं के दरबार में रहा करते थे। ठीक, तो छोटा सा टॉपिक इसलिए मैंने इसको अलग खंड में पढ़ाया कि सिर्फ एक वीडियो में आपका एक ही साम्राज्य रहे, गुप्त वंश रहे, क्योंकि काफी अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसका नोट्स बनाएंगे, तभी आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।